तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नेसेंट एच से। नेसेंट हाइड्रोजन, और हेडिंग जो होगी वो हेडिंग बड़ी सिंपल है। दैट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ये आ गया रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन उन रिएक्शन, जिस भी रिएक्शन में बनेगा वो रिएक्शन हमें डील करनी है। बता सकता है कोई कि किस रिएक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन बनती है? कोई एग्जांपल्स आपको याद हो तो अपन उन एग्जांपल्स पर चलते हैं। क्या बेटू? हाँ, तो जितनी भी रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हम उन्हीं रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। दैट इज, पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो पहली हमारे पास आ जाएगी, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब वाटर ले लो, चाहे आप H2O न्यूट्रल ले लो, चाहे आप H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस ले लो, चाहे आप H2O इन प्रेजेंस ऑफ बेस ले लो। तो सर यहाँ पर ये एसिड और बेस का काम क्या है? ये आयोनाइजेशन को इंक्रीज करेगा। तो आप चाहे एसिडिक H वाटर ले लो, चाहे बेसिक H वाटर ले लो, या प्लेन वाटर ले लो, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि जिनकी मेटल्स की रिएक्टिविटी कम है, अगर आप उसमें एसिडिक या बेसिक H प्लस मतलब सोल्यूशन लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वाटर आयोनाइज हो जाता है। अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन जो जनरल केस है उसके अंदर तो क्या रहेगी? कम रहेगी। क्या बात समझ में आ गई मेरी या नहीं आ गई? बोलो बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद में अगली जो चीज हमारे पास आती है, इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे बताओ? क्या हमारे पास में कोई मेटल है सॉलिड फॉर्म में? ये जो सॉलिड फॉर्म में मेटल है ये कौन कौन हो सकता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी का और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी का। मैंने दोनों ही बैचेस के अंदर ये वाली टॉपिक आपको याद है पढ़ाया था। ऊपर लिथियम से लेकर और एल्यूमिनियम तक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद में मन जन कर फिर सुनेंगे प्रभु, यानी कि Mn से लेकर Pb तक, H के जस्ट ऊपर तक, ये सब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स थे। इनकी रिएक्शन अगर अपन ने वाटर के साथ कराई है तो ये रिएक्शन होगी, लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि कंडीशंस का एक चक्कर पड़ेगा कि जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो मुझे अलग अलग तरह की कंडीशंस देनी पड़ जाएंगी। जैसे कि ऊपर अगर मैं देखूं तो लिथियम, सोडियम, ये सब जो है ये तो रूम टेम्परेचर, इवन लेस टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाते हैं पानी से। लेकिन मैग्नीशियम का केस में इसे वार्म करना पड़ता है, और जिंक के केस में भी वार्म करना पड़ता है, हॉट करना पड़ता है। आयरन के केस में तो रेड हॉट कंडीशन होती है, तब जाके रिएक्शन होती है। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर M पर N पॉजिटिव एक्वस बन जाएगा, और हो सकता है कि वो हाइड्रोक्साइड बने या ऑक्साइड बने। अब हाइड्रोक्साइड सारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो अपन इसको प्रॉपर्ली यही लिख लेते हैं, दैट इज आइदर मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड। हाई टेम्परेचर होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे, लेसर टेम्परेचर होगा तो हाइड्रोक्साइड बनेंगे। और साथ में बाहर क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, मतलब हमारी तो रिएक्शन है नेसेंट H बनेगी। अब नेसेंट H बैठे बैठे क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी। बोलो, यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? होनी भी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके, सेकंड जो एग्जाम्पल आता है, सेकंड एग्जाम्पल मेरे पास है, और वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ, क्या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड नाम याद है आप लोगों को? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन कौन होते हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, क्या हमारे लिए डाइल्यूट HCl हो सकता है, या डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है। वैसे मैंने एग्जाम्पल में तो बहुत सारे लिखवाए थे, जैसे H3PO4 भी लिखवाया था, ये सब हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इनकी साथ रिएक्शन होगी, तो सेम रिएक्शन है। यहां पर हम लोगों को क्या ले लेना है? मेटल सॉलिड। हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी के हों या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी के हों, और उनके साथ जब अपन H प्लस की रिएक्शन कराएंगे, H प्लस कहाँ से आएगा हमारे पास? H प्लस का जो सोर्स होगा वो बेसिकली नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, जो कि मैंने अभी आपको बोले, डाइल्यूट HCl हो गया,
या डाइल्यूट H2SO4 हो गया, कंसंट्रेटेड HCl भी हो सकता है, ये सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हैं। और इनफैक्ट ये जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जब इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है क्या बनने वाला है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा सिंपली। जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, दैट इज M पर N पॉजिटिव एक्वस प्लस बाहर क्या निकलेगी नेसेंट H, वो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो H2 गैस रिलीज कर देगी। बोलो यहां तक भी मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है। इस समय पर जो ये मेटल बनेगा ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा। लेकिन अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन डील करें तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, बताइए क्या क्या एग्जाम्पल आपको लगता है कि हो सकते हैं, बोलो कोई एग्जाम्पल्स जिनको अपन जस्टिफाई कर सकें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास सोडियम है, अगर आप उसकी डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओगे यू विल गेट NaCl विच इज वाटर सॉल्युबल प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, नेसेंट H बनेगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। लेकिन अगर अपन ने इसी की जगह पर लेट से आयरन ले लिया तो आयरन की रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट HCl से करवाऊंगा तो यहाँ पर FeCl2 एक्वस बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। लेकिन अगर मैं कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराऊंगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या कुछ होगा या नहीं होगा और क्यों नहीं होगा? ये भी कैसा हो गया, वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ये भी कैसा हो गया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो रिएक्शन नहीं करेंगे। कारण नंबर 1। कारण नंबर दूसरा क्या है कुणाल, दूसरा कारण क्या है कुणाल? बेटा देखो H के नीचे के जो लोग हैं वो रिएक्शन कैसे करेंगे, सोचो खुद से ही, अभी पकड़ में आ जाएगी सभी को बात। ठीक है, क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ बेटा। ना, ना, देखो समझो, अभी वैसे आज जब अपन हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज आती है, एस ब्लॉक में भी अपन ने पढ़ा था। मैं आपको कैटेगरी पढ़ाता हूँ, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज सीक्वेंस तो बदलेगी, इलेक्ट्रोड बदलेगा तो सीक्वेंस बदलेगी, सोल्यूशन बदलेगा तो सीक्वेंस बदलेगी, इवन कंसंट्रेशन बदलेगी तो सीक्वेंस बदलेगी। वो जो सीरीज है वो सीरीज तो ऊपर नीचे जाएगी जाएगी, जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इसका यूज आएगा, सीरीज ऊपर नीचे जाती है। एक दूसरी चीज की आपको याद होगा लिथियम, और अपन का डिस्कशन बहुत डिटेल में हो रखा है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। अब इसमें लिथियम आगे आएगा या लिथियम पीछे आएगा, तो डिपेंड कर रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज देखते हैं जिसके अंदर लिथियम को सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करना है एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में, तो लिथियम उठ के सबसे आगे आ जाता है। लेकिन अगर मैं सच में लिथियम की रिएक्शन किसी से करा रहा हूं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। वो रिएक्टिविटी के ऑर्डर अपन ने याद है दो कंडीशन में पढ़े थे, एक तो लैटिस एनर्जी और एक आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलना अलग बात है, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी बोलना अलग बात है। तो इसीलिए मेरा जो कंसर्न होता है वो तीन कैटेगरी का होता है, ऊपर वाले क्या करेंगे, बीच वाले क्या करेंगे और लास्ट वाले क्या करेंगे। लेकिन इनकी आपस में कंपैरिजन का मैंने ना कोई क्वेश्चन, देखो तुम अपने नोट उठाकर देख लो, अपन ने कहीं कंपैरिजन नहीं करा। लेकिन एक जनरल कंपैरिजन होता है, जैसे कि याद है अपन ने सोडियम कहा था कि लो टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन कर लेगा, जबकि मैग्नीशियम थोड़ा सा ज्यादा पे करता है वाटर के साथ रिएक्शन, जिंक हॉट करने पर करता है और आयरन रेड हॉट पे करता है। तो ये तो चाहे कुछ भी लिया हो सीक्वेंस, ये वाली तो यही रहने वाली है। कारण ये कि इनके बीच में इतना डिफरेंस है कि कभी भी ये नहीं होगा कि सोडियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम ज्यादा हो जाएगा या मैग्नीशियम और अपन आयरन में से आयरन को ज्यादा कर देंगे। वो सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगी। 2 4 5 का जो दो दो तीन पोजीशन का जो डिफरेंस आता है वो आ सकता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आता। ठीक है ना, तूने अभी बात कैसे पूछी? हम्म, ठीक है मैं समझ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है क्या, नंबर अपन थर्ड पे चलते हैं। नंबर थर्ड क्या है, नंबर थर्ड है
वो है रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स विथ एसिड और बेस। सब बच्चे ध्यान से सुनना, जिन्होंने पढ़ रखा है वो चुप रहना। सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर हमने जो मेटल्स लिए थे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट वाले थे। यहाँ पे भी हमने वही कैटेगरी ली थी, लेकिन यहाँ पे हमने कहा एम्फोटेरिक मेटल्स विद एसिड और बेस। एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन से होते हैं, आप में से कोई बच्चा बताएगा? क्या एस ब्लॉक में क्या बेरिलियम होता है क्या? और बोरोन फैमिली में एल्यूमिनियम होता है, गैलियम भी होता है, हमारे काम का नहीं है। आगे चलें, क्या एसएन होता है, पीबी होता है, क्या क्रोमियम होता है, जिंक होता है क्या? मेनली एटसेट्रा तो लगा ही सकते हैं, पर ये है मेन वाले। ठीक है, अब इनमें से अगर मैंने कोई मेटल ले लिया, लेट से कोई भी मैंने इनमें से कोई मेटल ले लिया, मेटल सॉलिड, और इन मेटल सॉलिड ये कौन है? एम्फोटेरिक। वैसे देखा जाए तो ये एम्फोटेरिक मेटल एम्फोटेरिक नहीं है, समझो मेरी बात। ये मेटल जो है ये एम्फोटेरिक नहीं होते हैं, लेकिन इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। द पॉइंट इज दिस। ठीक है, अब अगर मैंने इनकी रिएक्शन करवाई है दो चीजों के साथ और उसमें आ गया मेरे पास नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो ये तो रिएक्शन अभी अभी हमने ऊपर करी थी, सेम ही तो है। किस किस के साथ में? डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। तो सर ये रिएक्शन तो आप रिपीट कर रहे हो, हाँ, लेकिन बस नाम बदल के रिपीट कर रहा हूं। इसके अंदर मेरे पास आता है वही बन जाएगा, कोई मेटल का जो है सॉल्ट बन जाएगा एक्वस फॉर्म में बन जाएगा। नेसेंट H बनेगी जो कि आगे जाके क्या बना लेगी? हाइड्रोजन बना लेगी। दूसरी चीज की अगर हम देखें तो हमारे पास में सेकंड कैटेगरी क्या आती है? कोई बेस आता है। बेस जैसे कि आपने NaOH डाल दिया, जैसे कि आपने KOH डाल दिया, तो जब ये रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा MOH होल S, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा उस मेटल का। जैसे एल्यूमिनियम लिया तो AlOH होल थ्राइस बन जाएगा। और उसके बाद में आप यहां पर ये देखेंगे कि वही नेसेंट H बन रहा है। नेसेंट H बन रहा है, बैठे बैठे क्या करें तो इसने H2 बना लिया। द पॉइंट इज कि ये एम्फोटेरिक है। ये जो कंपाउंड बना है ये कैसा है? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। तो अगर आप देखो तो अभी भी इसमें बेस मौजूद है, तो ये फर्दर उससे रिएक्शन कर सकता है। अगर आप फर्दर रिएक्शन कराना चाहो तो ये NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है, पर मेरा अभी वो मोटिव नहीं है तो मैं नहीं करा रहा। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? नहीं आई है? आ गई? आ गई। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने जिंक सॉलिड ले लिया, तो जिंक सॉलिड के आपको प्रोडक्ट बताना है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होगी तब, और अगर उसके ऊपर NaOH डाला तो बोलो क्या क्या प्रोडक्ट बनाओ? ऊपर क्या बनेगा? क्या ZnCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। नीचे वाले में क्या बनेगा बोलो? ZnOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ZnOH होल ट्वाइस पानी में इंसॉल्युबल है। अगर मैंने इसके ऊपर NaOH और डाल दिया तो NaOH इससे रिएक्शन करेगा और बना लेगा Na2ZnOH होल 4 विथ पानी। विदाउट पानी, इसमें से पानी माइनस कर दो जरा। अगर आप पानी माइनस करते हो तो दो वाटर माइनस हो जाएंगे, फॉर्मूला क्या आएगा? Na2ZnO2। यहां से देखो दो पानी माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऊपर वाला कंपाउंड सोडियम जिंकेट कहलाता है, नीचे वाला जो कंपाउंड बनाया है वो मेटाफॉर्म कहलाती है उसकी। सिंपल, समझ में आ गई सभी बात को? ठीक है, तो आपको एग्जाम में आंसर ये भी मिल सकता है, आपको एग्जाम में आंसर ये भी मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। अब जैसे जिंक की रिएक्शन करें, अगर आपसे कोई एल्यूमिनियम की रिएक्शन पूछे तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मुझे मालूम है आप लोग कर दोगे। ठीक है मेरा बेटा, तो ये रिएक्शन एम्फोटेरिक मेटल की सभी को क्लियर है। अगला अपन चलते हैं, और क्या तरीका हो सकता है? हमारे पास फोर्थ तरीका है, और वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं, इसमें भी मैं बता देता हूं, वाटर प्लेन भी हो सकता है, वाटर एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, और वाटर बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या बेटर आयोनाइजेशन हो जाएगा? और अगर बेटर आयोनाइजेशन होगा तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिलेटिवली सिंपल हो जाएगी, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस रिएक्शन को कैसे करना है? सिंपली H2O को आपको तोड़ना है H प्लस
और OH माइनस। अब सवाल यही आता है कि सर क्या ऐसे टूटता है क्या? इसको हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन। क्या वाटर के केस में, क्या वाटर के केस में वेरी लेस या नेग्लिजिबल बोलते हैं। ऑटो आयोनाइजेशन बहुत कम या ना के बराबर होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब अगेन हम यहां पर जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के दो कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस जब भी हम करते हैं तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। जैसे कि अगर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना लिया तो मेरे पास एक कंटेनर मैंने यहाँ डिज़ाइन कर लिया। इस कंटेनर में हमने दो इसमें इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिए। ठीक है, ये हमने दो इलेक्ट्रोड इसमें जैसे लगाए और पानी ही है, अभी कुछ भी नहीं है सोल्यूशन में। सोल्यूशन नहीं है मतलब कहने को, ये तो सिंपली पानी है। और हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इस पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो एक हो गया कैथोड, एक हो गया एनोड। और हमने इसके अंदर सिंपली क्या भर रखा है? पानी भर रखा है। ये सिंपली कौन है? वाटर है। अब अगर अपन बात करके चले यहां पर, तो एट कैथोड, कैथोड पे चार्ज कैसा? नेगेटिव है। तो वहां कौन जाएगा? H प्लस या OH माइनस? आंसर इज H प्लस। H प्लस जाएगा, वहां जाके इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। और रिडक्शन होने से यहाँ बनेगा नेसेंट H। बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब बात करते हैं एट एनोड। एनोड पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अब देखा जाए तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं जाने को OH माइनस के अलावा। तो OH माइनस मजबूरी में वहां जाएगा, और मजबूरी में वहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है O2 प्लस वाटर। अब आखिर ये कैसे बना O2 प्लस वाटर? इस बात को मतलब अदर वे राउंड जाके समझाता हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है। ये बना लेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने से OH डॉट। OH डॉट जो है वो OH डॉट से मिलेगा और बना लेगा H2O2। H2O2 फिर टूटेगा तो आपको भी मालूम है वो क्या बना रहा है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर कि ये OH, इसको अपन नेसेंट OH भी कह सकते हैं। अब ऐसे प्रैक्टिकली तो होते नहीं है क्योंकि हमारे काम नहीं आ रहे हैं ये। और फिर ये H2O2 बना रहा है, और ये जो H2O2 बन रहा है ये किस फॉर्म में बनता है वो आपको भी क्लियर है। तो अब देख सकते हैं कि अगर मैं इस रिएक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि O2 जो गैस है वो एनोड पे निकल रही है, और जो कौन सी गैस है? H2 गैस है, वो कैथोड पे निकल रही है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन? तो अगर मुझे कोई बोले इसकी नेट रिएक्शन लिखो, तो बताओ नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? नेट रिएक्शन हो जाएगी कि H2O मेरे पास है, लिक्विड फॉर्म जिसको अपन कहते हैं, और हमने उसका क्या करा? इलेक्ट्रोलिसिस किया। ये हमने उसका क्या करा? इलेक्ट्रोलिसिस किया। जब इलेक्ट्रोलिसिस करा तो ये बना H2 गैस, और ये बना O2 गैस। H2 गैस कहाँ बनी? एट कैथोड, ये कैथोड पे बनी। और O2 गैस कहाँ बनी? एट एनोड, ये एनोड पर बनी। क्या ये बात सभी बच्चों को बड़ी सिंपली क्लियर है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन इस जगह तक? एक्चुअली क्या ये, हाँ ये एक्चुअली इतना हाईली रिएक्टिव स्टेप है जो कि मैंने ये लिखा है, ये हाईली रिएक्टिव स्टेप है। तो एक्चुअली हमारे को OH माइनस से सीधा O2 बनता है। ऐसा नहीं है कि पहले OH बन गया फिर H2O2 बना फिर ये गया। ये सिर्फ हमारा पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन है। रियलिटी हमको वहां पर OH माइनस उसके पास जाएगा और O2 निकलती हुई मिलेगी। तो ये जो लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है।
प्रैक्टिकली मतलब कभी भी आपको फ्री रेडिकल की फॉर्म में OH नहीं मिलता है, मैं यूं कह रहा हूं, है ना। चलूं आगे। ओके, आगे देखते हैं। तो इसके बाद मेरे पास आता है दैट इज, ये तो हमने इसकी रिएक्शन जिसके दौरान ये बनता है वो पढ़ ली। अब इसके बाद अगली जो चीज आती है वो आती है, उसको कहते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, कि नेसेंट हाइड्रोजन जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आप भी समझते हैं कि इसकी जो फोरमोस्ट प्रॉपर्टी और मतलब कह सकते हैं मेन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेन प्रॉपर्टी कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इतना तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है कि अगर मैं आपसे रिएक्शंस पूछूं तो मुझे लगता है कि यू कैन ऑल्सो जस्टिफाई दैट रिएक्शन। जैसे कि अगर मैंने बोला नाइट्रेट, नाइट्रेट पर अगर मैंने किसी भी सोर्स के थ्रू नेसेंट H रख दी तो ये इसको रिड्यूस करके सोचो अमोनिया बना देगा, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से -3 में पहुंचा देगा। तो ऐसे कई सारे रिएक्शन है, मैं लिख रहा हूं, आप मुझे आंसर देते जाइए। नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, और तीसरा नंबर मेरे पास आ गया सल्फाइट SO3 2-, चौथा नंबर मेरे पास आ गया सल्फेट SO4 2-, देन पांचवा नंबर मेरे पास आ गया इसी तरह से फॉस्फेट, तो हमारे पास है PO4 3-। उसके बाद आ गया हमारे पास सिक्स्थ नंबर, लेट्स से डाइक्रोमेट CrO4 2- क्रोमेट और Cr2O7 2- डाइक्रोमेट। 7 नंबर मेरे पास आ गया MnO4- पर मैग्नेट। और हमारे पास में इसके अलावा एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेंगे। ये बोलेगा कि हाँ भाई मैं भी चाहता हूं तुम्हें रिड्यूस करना, और वो बोलेंगे हम भी रिड्यूस होना चाहते हैं। तो और क्या नेसेंट हाइड्रोजन के मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप कोई भी एग्जांपल्स डील कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल आपके दिमाग में हो तो बताओ। नहीं मतलब तो ठीक है, जैसे मतलब H2O2 का जैसे मैं वो फील नहीं है ना, H2O2 तो खुद ही वैसे ही डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसने क्या उसको करा, मतलब ठीक है आप कह दोगे ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे एलिमेंटल फॉर्म की मैं मतलब आपसे बात करना चाह रहा था, कि जैसे मान लो कि मैंने आपको सल्फर दिया है ना, या मैंने आपको जैसे फॉस्फोरस दिया, या जैसे मैंने आपको लेड से नाइट्रोजन दिया, लेड से मैंने आपको कुछ इसी तरह कंपाउंड दिया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन दे दिया लेड से। तो ये सब पे नेसेंट एच अगर अटैक करेगा तो नेसेंट एच इनको रिड्यूस करके इनके नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स इजीली बना देगा। जैसे कि यहाँ पर आंसर क्या क्या आ जाएंगे, H2S बन गया, जैसे कि यहाँ पर PH3 बन गया, जैसे कि यहाँ पर NH3 बन गया, जैसे कि यहाँ पर H2O बन गया। मैं यूं आपसे पूछना चाह रहा था। बोलिए। अच्छा, तो यहां पर मुझे बताइए जैसे कॉपर है, तो सोचो कि कॉपर की तो हालत क्या होगी कि अगर कॉपर +1 या कॉपर +2 में है और नेसेंट एच डाल दो तो कॉपर तो 0 में चला जाएगा सीधा ही, कॉपर तो सीधा ही कहां चला जाएगा 0 में। अब इसके साथ का जो भी एनायनिक पार्ट होगा वो उस H+, क्योंकि H जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा सामने वाले को तभी तो रिड्यूस होगा, तो सामने वाले के एनायन इस H+ के साथ जुड़ के ये जो भी H+ और यहाँ पे एनायन लग जाएगा, वो H+ के साथ चढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सिल्वर हुआ, इस तरह की कोई भी चीज इस एग्जांपल्स में आ सकती है। बोलो अभी इसके प्रोडक्ट बताओ, नाइट्रेट से या नाइट्राइट से भी क्या सेम बन जाएगा, नाइट्राइट से भी बोलो क्या बन जाएगा, अमोनिया ही बन जाएगा। सल्फाइड से क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। सल्फेट से भी क्या बन जाएगा, H2S बनेगा। फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, PH3। क्रोमेट डाइक्रोमेट इन दोनों से Cr+3 बन जाएगा। Mn से क्या बन जाएगा, Mn2+ बन जाएगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स एंड द आंसर्स। क्या सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? बहुत ही बढ़िया। चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं, इससे रिलेटेड कोई सवाल किसी के दिमाग में आ रहा हो तो पूछो।
आज की क्लास का बी पार्ट है और उसका नाम है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो हमने लास्ट टर्न पे भी नाम पढ़ा था H2, इसके अलग अलग टाइप पढ़े थे। आज क्लास में आते ही सबसे पहले हमने ए पार्ट पढ़ा है और ए पार्ट का नाम है नेसेंट हाइड्रोजन। तो अब हमने सेकेंड पार्ट उसके बाद डील करा है, दैट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो लेट्स डिस्कस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और अब इसके लिए वर्ड हम काम में ले सकते हैं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बताइए क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके आप सोच सकते हैं कि मेथड्स हो सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है क्या, मतलब सिंपल सी बात है, मतलब हो सकता है कि बच्चा बोल भी दे, सर क्या बात है सर, ऊपर जो रिएक्शन करी सारे आंसर हो जाएंगे सर? गलत कह रहा हूं क्या? ऊपर जो रिएक्शन करी क्या सर सारे आंसर हो जाएंगे? ऊपर रिएक्शंस क्या क्या करी? क्या रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर करी अपन ने एक रिएक्शन? बोलो, क्या ये हो जाएगी? क्योंकि जहां नेसेंट एज बन रही है, क्या वो एग्जैक्टली इसका आंसर भी होगी? पहली आंसर मिल गया हमको, रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपन ने समझ ही ली। दूसरा मेथड क्या था बोलो? दूसरा मेथड क्या था? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ये दो तरीके हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गया, काम खत्म। तीसरा तरीका और क्या आया ऊपर बताओ? तीसरा तरीका और ऊपर क्या था? एम्फोटेरिक मेटल वाली रिएक्शन। तो ये हमने एम्फोटेरिक मेटल वाली कोई भी रिएक्शन ले ली, कॉपी करी और वहां डाल दी। क्या ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं ये एग्जैक्टली काम आ गई हमारे? गलत तो नहीं बोल रहे? चौथी नंबर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान भी क्या यही हुआ था? हम्म, ठीक है, तो ये हो गई। अब इन चार के अलावा, ऐसा है कि इन चार के अलावा की जो रिएक्शंस हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि उसमें नेसेंट एज बनेगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसे एग्जांपल बताओ जिन एग्जांपल्स के दौरान आप लोगों को H2 गैस कभी देखने को मिलती है। सोचो और बताओ। सिंपल, H2 गैस प्रिपेयर कर पाते हो। चार तो ऊपर से अपन ने कॉपी मार के रख दिए, कोई पांचवा एग्जाम्पल मतलब आप बोलोगे मुझे अच्छा लगेगा। मैं बोलूं? हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल हाइड्राइड MH। क्या मेटल हाइड्राइड जैसी स्पीशीज को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या होगा? जैसे MH है, अगर आपने किसी MH पर पानी डाल दिया तो पानी उसको H+ दे देगा और ये बन जाएगा MOH, और साथ में बाहर क्या बन जाएगी? H2। तो क्या ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2 हुआ या नहीं हुआ? बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? बोल दो बेटो। क्या ये एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर कवर नहीं कर रखा है? आप देख सकते हो चारों रिएक्शन में ये वाली एग्जाम्पल तो कवर नहीं है, है ना? इवन क्योंकि मतलब एग्जामिनर पूछता है इसलिए लिख रहा हूं, और वो है रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स विथ एक्टिव हाइड्रोजन। अब यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि चैप्टर यही पढ़ रहे हैं अपन। एक्टिव हाइड्रोजन जो है मेरे लिए एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक में ये वर्ड पढ़ते हो तो आप इसको एसिडिक हाइड्रोजन ही पढ़ते हो। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ रिएक्शन कराई तो मेरे पास MH की रिएक्शन है और देयर आर सेवरल रिएक्शन, मतलब लाइन से रिएक्शन है, आप खुद देख सकते हो। अगर मैंने MH की रिएक्शन कराई
तो क्या मैं उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा सकता हूँ, मैं उसकी रिएक्शन HCl के साथ करा सकता हूँ, मैं उसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करा सकता हूँ, मैं उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करा सकता हूँ। आ जाओ ऑर्गेनिक पर, क्या मैं उसकी रिएक्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ करा सकता हूँ, मैं उसकी रिएक्शन सिंपल अल्कोहल के साथ करा सकता हूँ, उसकी रिएक्शन में फिनॉल के साथ करा सकता हूँ, उसकी रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा सकते हैं। इन सभी रिएक्शंस में, या हम उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ भी इनफैक्ट करा सकते हैं, इन सभी रिएक्शन में ये H माइनस इन सबके H को खींच लेगा और यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा MOH प्लस H2। ये हर जगह H2 सेम चलेगा, यहाँ बनेगा MCl प्लस H2, यहाँ बनेगा MnO3 प्लस H2, यहाँ बनेगा M2SO4 प्लस H2, यहाँ बनेगा MC ट्रिपल बॉन्ड CM प्लस H2। ठीक है, यहां पर बनेगा RO माइनस M पॉजिटिव H2, यहां बनेगा PHO माइनस M पॉजिटिव प्लस H2, यहां बनेगा CH3COO माइनस M पॉजिटिव प्लस H2। ये H2 गैस निकल जाएगी। बोलो ये एक्टिव हाइड्रोजन का फंडा समझ में आया या नहीं आया? एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन आप इसको बोल सकते हो। ये वो एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है जो हमने शुरू में वर्ड काम में लिया था, वो तो एलिमेंटल क्या बोलो, मतलब एटॉमिक फॉर्म थी वो तो एक तरीके से। क्या इन सभी रिएक्शन में H2 गैस बन रही है या नहीं बन रही है? अब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दो तो भी इनफैक्ट उस पे से भी H प्लस खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि अमोनिया से H प्लस खींचने का मतलब है प्रोडक्ट साइड में NH2 नेगेटिव बनना। अब नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज और H पर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर तो ये हुआ है ना अपना, 7 नंबर पे आते हैं। कोई और बता सकता है और कोई चीज? चलिए अब अपन आते हैं थोड़ी सी किताबी बात पे। किताबी बात क्या है? यहां पर नाम है लेंस प्रोसेस। मैं जो बोलने जा रहा हूं सुनना, मैं सिर्फ ये नाम लिख रहा हूं, लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन है वो आपको आती है। क्या आती है देखो जरा ध्यान से। ए पार्ट, ए पार्ट को हम कहते हैं दैट इज गैसिंग रिएक्शन। गैसिंग रिएक्शन, इस गैसिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये रहा आयरन, इस आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ होती है और आयरन होना चाहिए रेड हॉट और वाटर होना चाहिए स्टीम। दोनों हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। बना दी हाइड्रोजन हमने। तो सर ये रिएक्शन तो आपने ऊपर कराई तो है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मैंने भी तो कहा ये रिएक्शन मैंने करा दी, लेकिन अगले ने अपना नाम देके इस चीज को करवाया। Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3। इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है दैट इज नोन एज विविफिकेशन। ये विविफिकेशन क्या है वो भी सीखिए। विविफिकेशन जो कंसेप्ट है उसके अंदर हम अपना आयरन को रिट्रीव करते हैं। तो ये जो हमारे पास Fe3O4 आया, इस Fe3O4 पर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 डाला। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इज नोन एज क्या कहलाता है? वेरी गुड, वाटर गैस। ये कहलाता है वाटर गैस। और ये दोनों आपस में इससे रिएक्शन करती हैं Fe3O4 से। एक तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट होने का फर्ज निभा रहे हैं और इसको रिड्यूस कर देते हैं और इसको वापस से आयरन बना देंगे। मतलब दो तरह की रिएक्शन होगी। वो क्यों हो रही है आप देखो, मैंने इस तरह से लिख के आप सीख जाओगे। ये बन गई CO2, या फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा, यानी कि ओवरऑल आपको क्या किया, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको रिड्यूस करा या इस रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको रिड्यूस करा। तो दो तरह के प्रोडक्ट मैंने यहां पे समझा दिए। क्या बताइए यहां तक मेरी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये लेंस प्रोसेस है, किसी के नाम पर उसने इस रिएक्शन को लिख रखा है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट वही है जो कि मैंने आपको अभी समझाया। क्लियर है मेरी बात? हाँ, गैसिंग रिएक्शन और विविफिकेशन, एक में हाइड्रोजन बनाना और दूसरे स्टेप में आयरन को रिट्रीव करना। तो दो हिस्से हैं इसके। ए और बी लिखा ना मैंने, ठीक है। 6th नंबर नहीं, मतलब नंबर तो हो गया मेरे ख्याल से 8th नंबर मेरे पास आता है और वो कहलाता है
प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन की प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन है, इसको इंडस्ट्रियल मेथड का टाइप है, मतलब इंडस्ट्रियल मेथड आगे और भी पढ़ रहे हैं अपन, और ये भी एक तरह का इंडस्ट्रियल मेथड है। इससे अपन जो हाइड्रोजन बना रहे हैं वो प्योर, रिलेटिवली अच्छी मतलब कह सकते हैं लेस इंप्योरिटी वाली बना रहे हैं। रिएक्शन बड़ी सिंपल है, आपको आती है। मैग्नीशियम रिबन ले लिया, रिबन जो होता है उसका कहने का मतलब सिंपल जो होता है, मतलब पतली सी स्ट्रिप्स लेते हैं सो दैट कि रिएक्शन की रेट अच्छी हो। रिएक्शन करा देते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। क्या आपको याद है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है? तो सर ये रिएक्शन हम ऊपर लिख तो चुके हैं, दो बार क्यों लिख रहे हो? नाम के कारण, और कोई कारण नहीं। इससे कंपाउंड जो बनेगा वो MgSO4 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये चीज के अलावा आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उस बेरियम हाइड्रोक्साइड का आपने इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, और जब आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइज होगा? नहीं, इसका एक्वस सॉल्यूशन को हाइड्रोलाइज करना है। कहने का मतलब पानी में पार्टिसिपेट तो वाटर ही करेगा। तो BaOH होल ट्वाइस क्या कर रहा है? BaOH होल ट्वाइस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ, यहां पर ये क्या काम करेगा? ये यहां पर सिर्फ इतना सा काम करेगा कि इसको आयोनाइज इजीली कर देगा। ये कहां निकलेगी? कैथोड पर, अभी ऊपर समझा मैंने। ये कहां निकलेगी? एनोड पर, अभी मैंने ऊपर समझा। अब बताइए कि जब इसमें पानी टूटेगा तो पानी कैसे टूटेगा? पानी टूटेगा H+ और OH-, और दूसरा है बेरियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स से बेरियम हाइड्रोक्साइड भी टूट गया, ये टूट गया Ba+2 और OH- के अंदर टूट गया। अब बताओ वो जो कैथोड है वो चीख चीख के बुला रहा है H+ को और बेरियम 2+ को, पहले उसके पास कौन जाएगा? पहले उसके पास कौन जाएगा? H+ जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में H नीचे आता है तो H जा रहा है, इसीलिए हमको H2 देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है या नहीं है? अभी अभी हमने जो ऊपर मेथड लिखा वो उसमें से ही एक मेथड और उठा लेते हैं, दैट इज NaH। ये NaH की रिएक्शन वाटर से कराओ या फिर कोई एसिड डाल दो उससे कराओ तो क्या बन जाएगा? NaOH प्लस हाइड्रोजन। ये रिलेटिवली प्योर मेथड्स हैं बनाने के, तो मैं आपको कभी भी ये रटने को नहीं कहता क्योंकि आपको ये सब रिएक्शन आती हैं। अगली रिएक्शन भी हमने एम्फोटेरिक मेटल की बेस के साथ करी, इसमें एल्यूमिनियम स्क्रैप्स ले लेते हैं और उसके साथ में एक्वस मीडियम होते हुए KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं एंड यू विल गेट ALOH होल थ्राइस इनसॉल्युबल प्लस यू विल गेट हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट। तो दीज आर प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन। ये एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं लेकिन बस ये प्योर हाइड्रोजन के भी एग्जांपल हैं। अगला नंबर मेरे पास आता है 9th नंबर और उसको अपन कहते हैं बोश प्रोसेस। बोश प्रोसेस ये भी स्टेप वाइज स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जो है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस का प्रिपरेशन। उसमें क्या करना होता है? प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस में क्या करना होता है? यू हैव कार्बन इन सॉलिड फॉर्म, उसकी रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो वो रिएक्शन तो करेगा नहीं? करेगा। ये रहा स्टीम और टेम्परेचर है 1270 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे और यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको आप वाटर गैस के नाम से जानते हो। यहां पर आप चाहो तो कोल आप काम में ले सकते हो, कोल ले लिया या अदर फॉर्म कुछ भी ले ली। फिर आता है स्टेप सेकंड। जो स्टेप सेकंड है उस स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है? रिएक्शन गोज लाइक दिस कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है जिसको आपने सो कॉल्ड वाटर गैस कहा और स्टेप नंबर 1 में बनाई, इसकी रिएक्शन हम पानी के साथ करा देते हैं और टेम्परेचर देते हैं 773 केल्विन और साथ में Fe2O3 और Cr2O3 का मिक्सचर डाल देते हैं। जब ये रिएक्शन होती है तो यहां बन जाता है CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर आप इस चीज को फील करें कि ये जो हाइड्रोजन बनी है और CO2 बनी है ये मिक्सचर है
बट दैट कैन बी सेपरेटेड। कैसे सेपरेटेड वो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको नेक्स्ट स्टेप लेके, स्टेप नंबर 3। पर क्या जो मैं अभी बोला वो क्या कहना चाह रहा था कि CO और H2 का जो कॉम्बिनेशन है वो फायदा क्या देगा। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन डायरेक्टली वाटर के साथ कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब उसको रिड्यूस कर पाए या नहीं कर पाए, वैसे तो देखो कंसेप्चुअली तो कर ही रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड प्योर फॉर्म में जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, वो रिड्यूसिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर को रिड्यूस कर देगा और H2 बना लेगा, खुद CO2 बना लेगा, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा और H2 बाहर निकाल देगा। लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड का रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब इसके कई सारे रीजन है कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड खुद एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस रिएक्शन में। अब यहां पे जरूर है कि सामने क्योंकि वाटर ही दिख रहा है इसलिए अपन को फीलिंग नहीं आ रहा, लेकिन अगर किसी को रिड्यूस करना होता है तो प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 डालते हो तो दैट विल बी द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और वही चीज इन लोगों ने बोश प्रोसेस में काम में ली होगी। अब वो इनको प्रोडक्टिविटी से मतलब है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है, प्रोडक्टिविटी से मतलब है, तो इनको प्रोडक्टिव ज्यादा लगे होंगे इसलिए रिएक्शन इन्होंने करी। अदरवाइज हाइड्रोजन का यहाँ पर दिखते वक्त तो कोई काम लग नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में स्टेप नंबर 3 जो आता है वो क्या आता है, अब वो ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 3 में इन दोनों का जो मिक्सचर है वो दोनों ही गैसेज हैं, इनको सेपरेट करना है। बड़ा इजी है, कैसे सेपरेट करेंगे बोलो। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा हाइड्रोजन, इसको ये जो है ये मिक्सचर है और ये मिक्सचर है, इसको पास किसके थ्रू कर लें, पास थ्रू वाटर, पास थ्रू वाटर। वाटर के साथ पास करेंगे तो क्या CO2 पानी में डिसॉल्व हो जाएगी और CO2 पानी में डिसॉल्व हो जाएगी तो यहां पर हमें H2 मिलेगी प्योर फॉर्म। ये क्या करेगा, ये जो है वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, CO2 को, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि वाटर के अंदर उसकी एफिनिटी फिर भी है। अब ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, तो इन्होंने क्या करा, इसको एट हाई प्रेशर रख दिया, एट हाई प्रेशर। ये जो है ये यहां पे मैं ऊपर ही लिख लेता हूं हेडिंग में, एट हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर होगी तो आपको नहीं लगता कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी। जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो हाई प्रेशर पर जो CO2 होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। इक्विलिब्रियम का बेसिक कंसेप्ट है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर दोगे तो CO2 वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। हाँ बेटा बोल। हाँ KOH के पैलेट्स तो रख देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती कि मतलब वहां पे आपको पैलेट्स रखने पड़ते। अगर आप उसकी जगह पर अगर एक्वस KOH लेते, अगर आप एक्वस KOH लेते तो भी वहां पर काम इसके जैसा ही होता, मतलब एब्जॉर्प्शन इतना ही होता जितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है ना। लेकिन देखा जाए तो वैसे तो वो बेस है तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा ही होनी चाहिए। तो जब ये मैं हाथ लिख रहा था तो मेरे दिमाग में यहां पर था कि मैं एक चीज और लिख दूं कि अगर इसके अंदर अपन बेस डाल देंगे तो और एक्टिविटी बढ़ जाएगी। पर अगर अगेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर हमारे लिए मेन एक टारगेट क्या रहता है, कॉस्ट। तो हो सकता है कि जितना काम वो कह रहे हैं उसके अंदर बिना बेस डाले भी काम हो जा रहा हो, इसलिए अगले ने कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण नहीं डाला बेस। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई। हाँ नहीं, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं Fe2O3 और Cr2O3, ये एड्सॉर्प्शन कराते हैं सरफेस पर। जितने भी ये हैवी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या हैवी मेटल्स होते हैं ये सरफेस पे एड्सॉर्प्शन करवाते हैं और उन एड्सॉर्प्शन के चलते रिएक्शन की रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। क्या बोलो, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गई बात।
ठीक है, तो देखा जाए तो अपन ने बेसिक बेसिक ये जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट कर लिया है, और जो भी रिएक्शंस है वो भी कर ली है। अब अपन इसके बाद में अगली चीज पे चलते हैं, और वो है कि हमारे पास कुछ रिटर्न के अंदर नोट्स हैं जो कि ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में आपको एज अ शीट दे दिए जाते हैं। अपन उन नोट्स के अंदर देखते हैं कि अब अपना एक क्या टॉपिक उसके अंदर बच रहा है, जरा बोर्ड पर देखेंगे, उन नोट्स पर अपन लोग थोड़ा सा गौर करते हैं, देखते हैं बेटा। देखिए, ये हमारा चैप्टर है, मेरे ख्याल से सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, और जो मैं बताना चाह रहा हूँ सबको नजर आ रहा होगा। क्लियर है? तो अगर अपन इस थ्योरी पे चलें तो हमारे पास में हाइड्रोजन की डेफिनेशन है बेसिक। क्लियरली दिख रहा है पूरी स्क्रीन अच्छे से आप लोगों को? हाँ बेटा, वो लेकिन उसका अपन कुछ कर नहीं सकते ना, वो प्रिंटेड नोट्स है ना, इसलिए अपन कुछ कर नहीं सकते। देन उसके बाद हमारे पास आता है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स ये आपको वैसे प्रिंटेड फॉर्म में मैं दे दूंगा तो और रीड कर लेना। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड रिएक्टिविटी, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। और इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन में एक्टिव हाइड्रोजन हो गई, पैरा और ऑर्थो हाइड्रोजन हो गई, इनकी स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन के बारे में मैंने आपको बता दी, एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनती है वो बता दी। और प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने एक साथ ही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ले ली, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट और ये सब मैंने एक साथ यहाँ पर पढ़ा दी। ठीक है, फिर आगे आ गई नेसेंट हाइड्रोजन, ये किसी रिएक्शन के दौरान बनती है और वहीं कंज्यूम हो जाती है। ये सब वो एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ गए। फिर ये जो मैंने पेपर तो आपको कल ही पेस्ट कर दिया था। इसके बाद आगे आता है दैट इज मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ H2, जिसके अंदर इसने मतलब थोड़ा सा जिस लेवल में लिखे हैं अपन ने थोड़े और बेटर लेवल में कर लिए हैं उनको। एक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल आ गया। देन उसके बाद लेन प्रोसेस आ गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज विविफिकेशन और गैसिंग। फिर उसके बाद एक्शन ऑफ मेटल विथ लाइक जिंक एसएन एल्यूमिनियम विथ एल्कली, ये था एम्फोटेरिक मेटल की बेस के साथ रिएक्शन। फिर अगला था रिएक्शन जो थी वो क्या थी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, जिसमें नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड इन्होंने डाले हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। फिर प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन के जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको अलग से सिखा दी है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में देखो ये बॉश प्रिपरेशन आ गई, बॉश मेथड आ गया। और बॉश मेथड के बाद में बी पार्ट जो आ रहा है वो इलेक्ट्रोलिसिस आ रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको अलग से लिखवा दिया। ठीक है, इसमें एसिडिक मीडियम में भी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है। ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो एसिडिक मीडियम में हो रखा है, और नीचे वाला जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो बेसिक मीडियम में हो रखा है। फिर प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं, तो हाइड्रोजन एक कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस है। बाकी सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है पॉइंट, ये पॉइंट में लिखा है हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ठीक है, अगला है इट इज एब्जॉर्ब्ड दैट इज ऑक्लूडेड बाय सर्टेन मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम। उसके अलावा निकल भी होता है। ये सब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के काम में आते हैं, जबकि एल्काइन से एल्कीन और एल्केन बनाने के काम में आते हैं। तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में एड्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और CaH2 जैसे हमने NaH काम में लिया था, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोलिथ। इसको अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोलिथ। कंपाउंड का नाम है CaH2, इस कंपाउंड का नाम क्या है? हाइड्रोलिथ। ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिखा है, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोलिथ। क्या बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में मेनली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, आप सारी रिएक्शन देख सकते हैं। H2 की O2 के साथ में, H2 की COO के साथ में, H2 की Na के साथ में, इथाइन से इथेन बनाने की प्रोसेस है। और नॉन मेटल की हाइड्रोजन से हाइड्राइड बन जाएगा, जैसे N2 से अमोनिया, P4 से PH3, सल्फर से H2S, ऑक्सीजन से वाटर, कार्बन से CH4, या कोई भी हाइड्रोकार्बन आप देख सकते हैं, बोरोन से BH3 या B2H6 बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये इसमें दे नहीं रखा था, मैंने अलग से आपको बता दिया, लेकिन मुझे मालूम है कि आप इस चीज को पकड़ लेंगे। अगला है हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं ये चीज मैं आपको समझाता हूं, जरा आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी में भी हाइड्राइड के बारे में बता रखा है। देखिए सब बच्चे बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से, अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है उस टॉपिक का नाम है हाइड्राइड। इस तक मुझसे कोई पूछना है तो बोलिए। अभी तो क्लियर दिख रहा होगा ना वैसे?
ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है हाइड्राइड। अभी क्लियर दिख रहा है ना? हाइड्राइड जो होते हैं ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। क्या लिखा सर ने? बाइनरी कंपाउंड। व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड? बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें ए और एच हो। ए कोई भी मेटल हो सकता है या ए कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और साथ में वो किसके जुड़ा हो? एच से जुड़ा हो। अब हाइड्राइड का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो कि H प्लस का सोर्स होते हैं, एक जो कि H माइनस का सोर्स होते हैं, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड नेचर, जिसके अंदर हम आयनिक नेचर, कोवलेंट नेचर, इस तरह की नेचर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं दोनों चीजें आपको डिस्कस करता हूं। ए पार्ट आ गया, और वो आ गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन हाइड्रोजन। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे चार्ज के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। एक वो जो कि MH कैटेगरी के होते हैं, एक वो जो कि सिंपली AH कैटेगरी के या फिर HX कैटेगरी के होते हैं। MH कैटेगरी के जो होते हैं वो एक्चुअली किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं? MH कैटेगरी के जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं M पॉजिटिव और H नेगेटिव। जबकि जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ रही है वो दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है वो HX कैटेगरी है, और जो HX कैटेगरी के होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं H पॉजिटिव और X नेगेटिव में। तो सिंपल हमने बात बोली कि ये किसके सोर्स हैं? ये सोर्स ऑफ H माइनस है। जबकि इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या कह सकते हैं? दैट इज सोर्स ऑफ H प्लस। वो प्रोटॉन का सोर्स है, वो H माइनस का सोर्स है। यहां अगर अपन देखें तो ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M से। जबकि यहां अगर अपन देखेंगे तो ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। यहां अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूंगा तो एग्जाम्पल मेरे पास जैसे आ गया LiH NaH से सीजियम हाइड्राइड तक आ गया। यहां पर मेरे पास बेरिलियम BeH2 आ गया, MgH2 आ गया, से लेकर मेरे पास बेरियम H2 तक आ गए। लेकिन असली कहानी यहां है कि वी कैन हैव AlH3, and the very rare and the very important example is BH3, SiH4 type species, जिसमें बोरोन एंड सिलिकॉन दे आर नॉट कि यार ये तो यार नॉन मेटेलिक हैं, इनकी फील कैसे आ सकती है? बट दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ H माइनस, एंड देयरफॉर दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगले के अंदर देखेंगे तो अगले एग्जाम्पल में आपके पास बहुत सारे हैं। HF ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, इसका दोस्त वाटर ले लो, H2S ले लो, आप अमोनिया ले लो, आप PH3 भी एग्जाम्पल में ले सकते हो। इसके अलावा और एग्जाम्पल में आपके पास में और क्या आ सकता है? कार्बन कंपाउंड आ सकते हैं, CH4 आ सकता है, और एटसेट्रा आ सकता है। कोई भी जिसके अंदर भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कम होगी तो वो H प्लस दे देगा। बाइनरी कंपाउंड बोल रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, नहीं तो आप बोलो सर H2SO4 क्यों नहीं लिखते सर आप? हाँ, आप H2O2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H2O और H2O2 लिख सकते हो, पर बाइनरी कंपाउंड मेरा लिखने का मेन मोटिव है। क्या बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सभी बच्चों को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। ठीक है, बी पार्ट आता है। बी पार्ट आता है वो कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड के बेसिस पर तीन कैटेगरी के हाइड्राइड्स होते हैं। पहला, जिनको अपन आयोनिक हाइड्राइड या फिर
सलाइन हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास होते हैं सिंपली, दैट इज नोन एज कोवलेंट हाइड्राइड। और तीसरा जिसके अंदर हमारे पास होते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड मेनली एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, मेनली फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आयनिक हाइड्राइड। एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके सामने हैं, जैसे कि NaH हो गया, KH हो गया, CaH2 हो गया, उसके अलावा SrH2 हो गया, इस तरह से। लेकिन इसमें अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहूं तो वो क्या है, LiH MgH2 जो है ये प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट है। कैसे हैं ये? प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट है। तो इनमें एक बॉन्ड करेक्टर कोवलेंट है। इनमें क्या बोला मैंने? बॉन्ड करेक्टर जो है वो कैसा है? कोवलेंट है। पॉइंट बात को समझना, आपकी एनसीईआरटी दिखाता हूं अभी मैं। लेकिन इनका लैटिस आयोनिक लैटिस है, जिसमें MgH2 तो पॉलीमर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसका तो आयोनिक लैटिस है, ये आयोनिक लैटिस है, जबकि ये पॉलीमर बनाता है। ये क्या बनाता है? पॉलीमर। ठीक है। अपने पास आता है कोवलेंट हाइड्राइड। अच्छा, इसके अंदर मैं एक एग्जांपल, मतलब बोलते बोलते कहीं और सोच रहा था, यहां पर मैं साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखूंगा, वो है BeH2। ये सब प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं और इन दोनों का क्या होता है? पॉलीमर होता है। आपको मैं एनसीईआरटी की एक झलक दिखाता हूं, एनसीईआरटी की रीडिंग करवाता हूं, वहां पर इस चीज को मेंशन कर रखा है। एनसीईआरटी बुक्स पे चलते हैं अपन, और इस एनसीईआरटी बुक के अंदर जो हमको ये चीज़ मेंशन कर रखी है उस चीज़ को अपन देखते हैं। ये हाइड्रोजन चैप्टर है। इस हाइड्रोजन चैप्टर में थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आएगा, लेकिन जो मैं बोलना चाहूँगा वो आपको क्लियरली दिखा दूंगा। मैंने काफ़ी मतलब एकदम उसको कर दिया है, ब्रॉड आपको दिख रहा होगा। हाउएवर सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन द लाइटर मेटल हाइड्राइड सच एज LiH, BeH2 एंड MgH2। इन फैक्ट BeH2 एंड MgH2 आर पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर। क्या जो मैंने बोला वो समझ में आ गया क्या? बढ़िया है। हम वापस से अपने नोट्स पे चलते हैं। अगला है कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड जो हमारे पास आते हैं वो बड़े सिंपल सी बात है, जिसके अंदर कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और कोवलेंटली अगर ये बॉन्डेड हैं तो बस एग्जाम्पल लिखने की देर है। यू कैन राइट द एग्जाम्पल्स लाइक BH3 कॉमा B2H6 कॉमा SiH3 SiH4 कॉमा Si2H6, इस तरह से। जैसे कि सिलिकॉन के बाद में सिंपल अपन कार्बन ले लें, या अपन हाइड्रोकार्बन लिख लें, या फिर आपके पास NH3 आ जाए, PH3 आ जाए, या आपके पास में इसी तरह के एग्जाम्पल में N2H4 आ जाए, HF आ जाए, HCl वाटर, HiH2S एटसेट्रा। ये कोई भी एग्जाम्पल यहां पर हम लिख सकते हैं। दीज आर कोवलेंट हाइड्राइड, कोवलेंट इन नेचर। ठीक है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का कोई स्पेशल नहीं दिख रहा बेटा? सही है। जो मैंने लिखा है वो नहीं दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है, अभी दिख रहा है अच्छे से।
अगर अपन चलें आगे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पे, तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स तो सिंपली ये कंसेप्ट है कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेनली डी ब्लॉक के मेटल्स ऐसा करते हैं, मेनली डी ब्लॉक मेटल्स के लिए ये चीज वैलिड है, जिसके अंदर ऐसे कई सारे डी ब्लॉक का कोई जैसे मेटल लैटिस है, उसके बीच में जो वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स के अंदर ये जो मेटल है या जो ये जो हाइड्रोजन है ये एग्जिस्ट करता है, ये वॉइड्स हैं और उसमें हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। हम एनसीईआरटी को देख रहे थे, उसी को एक बार वापस से नज़र से देख लेते हैं। एक बार हमारे पास आया आयनिक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड, क्या ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई? दूसरा हमारे पास आया कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इसको अपन कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज आ रही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज आ रही है। मुझे लगता है आपके सभी की स्क्रीन पर एक बहुत प्रॉपर, कोई ब्लर ब्लर कुछ नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, तीन तरह के हाइड्राइड्स हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं, बोलो क्या क्या नाम दिए गए हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कन्वेंशनल मेथड जो कि लुइस ने दिया था उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू राइट द कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर, जिसका मतलब यह है कि उसमें परफेक्ट इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अभी भी एक गलती अपन कर रहे हैं, अपन यहां पर वर्ड सोच रहे होंगे ऑक्टेट को जो फॉलो करे वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। परफेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बनाना है नो लोन पेयर्स, जबकि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स वो हैं जिनमें लोन पेयर होता है, जैसे कि अमोनिया में एक लोन पेयर, वाटर में 2 लोन पेयर, एचएफ में 3 लोन पेयर। 3 तरह के हो गए। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? मैं यहां पर उस चीज को नोट पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूं, आप सभी बच्चे ध्यान से देखना। नोट क्या है? कोवलेंट, जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है? कोवलेंट हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड is of following types, following types। इसमें पहला मेरे पास आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है? जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, सिंपल सी बात है। अगर मुझसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो मैं तो एग्जाम्पल तुरंत B2H6 दे सकता हूं। वैसे इसका एग्जाम्पल AlH3/Al2H6 भी हो सकता है। बी पार्ट पे चलते हैं, तो बी पार्ट मेरे पास आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हैं ये कौन है? इसका भी इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें ऑल बॉन्ड पेयर्स होंगे, ऑल बॉन्ड पेयर्स होंगे, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होगा। अगर मुझे इसका कोई एग्जाम्पल पूछे तो मैं इसका एग्जाम्पल क्या दूंगा? क्या एग्जाम्पल CH4 दे दूंगा? क्या एग्जाम्पल SiH4 दे दूंगा? क्या एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन दे दूंगा? प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर इनका बन जाएगा। लेकिन सी पार्ट जो मेरे पास आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच भी वो होंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ना कि एक्सपैंडेड है। ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है, एक्सपैंडेड की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर some lone pairs are present, some lone pair are present, is or are present। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? अगर मुझे इसके कुछ एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो मैं एग्जाम्पल में बड़ा आसानी से अमोनिया बोल दूंगा तो PH3 बोल दूंगा, मैं वाटर बोल दूंगा तो मैं H2S बोल दूंगा, और मैं यहां पर HF बोल दूंगा तो HCl बोल दूंगा। सभी के पास लोन पेयर हैं,
और उसी कारण से ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब आप सोचो कि आईआईटी में सवाल पूछा गया है, अभी रिसेंट ईयर्स में ही पूछा गया, क्योंकि अब क्या नंबर ऑफ पेपर्स ज़्यादा होते हैं ना, तो उनको कई सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। तो अभी रिसेंटली पेपर में ये जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के ऊपर क्वेश्चन आया है, क्या बताइए मेरा बेटू, यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाइड्राइड्स की बेसिक कंडीशंस या बेसिक रिएक्शन सबको क्लियर है? अगर अब मैं आपको बोलूं कि जहां पर भी H माइनस है और अगर मैं उसमें पानी डाल दूंगा तो क्या H2 गैस बनेगी? ये मैंने आपको इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, अभी अपन जब एस ब्लॉक पढ़ रहे थे, इनफैक्ट उस एस ब्लॉक के अंदर हाइड्रोलिसिस के कुछ एग्जाम्पल बता रहा था, तो उसमें बता दिया था। वैसे इस चैप्टर में वाटर एक पार्ट है इस चैप्टर का, तो वाटर का मतलब है हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो उसमें अपन थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल और देख लेंगे। क्या बोलो, यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, हम अपने ही बेसिक नोट्स पे चलते हैं, जो कि नोट्स हमारे हमने पढ़ रहे थे, जो नोट्स हमको देखने थे, उन नोट्स पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हाइड्राइड्स हमने कर लिया, क्या हाइड्राइड्स क्लियर है क्या? ठीक है, अब इन हाइड्राइड्स के बारे में अगर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएं लाइक थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये सब हम लोग आयनिक बॉन्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने कहा था लैटिस एनर्जी देखो और आंसर लिख दो। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा स्पेशल इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं, ये आप लोगों को अलग से अभी मैंने, और बल्कि इसको और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन मैंने आपका कर दिया। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं और हमारे पास अगला टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, अपने आप में पूरा एक लेक्चर है हाइड्रोजन परऑक्साइड, बिकॉज देर आर सेवरल थिंग्स टू बी डिस्कस फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसके स्ट्रक्चर पर कई सारे सवाल उठते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज नॉट सो सिंपल। इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हैं, और वो भी एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड अपन अलग से इसको डील करेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड के बाद में जो हमारे पास अगली चीज आती है, वो क्या आती है? ये सब हाइड्रोजन परऑक्साइड ही है, ये चल रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, थोड़ा लेंदी सा है। और उसके बाद अगला टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज वाटर। अब वाटर के लिए हम क्या पढ़े? द पॉइंट इज कि क्या वाटर का प्रिपरेशन पढ़ा जाए? वाटर का प्रिपरेशन कभी भी नहीं पढ़ा जाता। ऐसा जरूर कह सकते हैं कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो अब ये तो मतलब क्या है कि एग्जाम में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वो रिएक्शन का फॉर्मूला तो लिखेगा ना वहां पर। क्या उस फॉर्मूले को देखकर आप नहीं बता सकते कि किसमें वाटर बन रहा है किसमें नहीं बन रहा है? अगर मैं बोलूं NaOH और HCl की रिएक्शन हुई, तो क्या आप उसको देखकर नहीं बता सकते कि वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मुझे लगता है कि आप इजीली बता दोगे कि वाटर बन रहा है। तो ये पार्ट ऐसा नहीं है कि मतलब आपको नहीं आता, आता है, और मेरे को लिखवाना की भी कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। और मैं तो कह रहा हूं जितनी रिएक्शंस आज तक आप लोगों ने पढ़ी है और आगे आप सब जने पढ़ेंगे, क्या वाटर बन रहा है नहीं बन रहा है ये तो सब सीख ही सकते हैं ना आप लोग। वाटर के अंदर और क्या इमेजिन कर सकते हैं आप क्वेश्चन? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, वो भी आपको आता है। लेकिन एक टॉपिक बिल्कुल साफ साफ सामने दिख रहा है, उसका नाम है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। और ये जो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर है, जो फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी क्लासेस हैं, उसके अंदर जैसे एसआरबी वाले जो बैच है उसके अंदर तो ये था कि सर ने थोड़ा सा उनको करा दिए होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और मैंने मेरे बैच के क्वेश्चंस को इसलिए रोक रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के टाइप्स, कि भाई ये हार्ड वाटर किस किस कारण से होता है, दूसरा रिमूवल ऑफ हार्डनेस, उन मेथड्स को डिटेल डिस्कस करूं, और उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी वहीं ले लो। इसलिए मैंने क्या कर रखा है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वहां छोड़ रखा है, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल का कॉमन टॉपिक है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, ये सब मैं करा दूंगा आपको। आगे चलते हैं, और इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमारे लिए काम की है। डिग्री ऑफ हार्डनेस हो ही गया, और आगे इस चैप्टर में चलें, ये सब वाटर ही वाटर चल रहा है, और ये चैप्टर यहां पे फिनिश हो।
क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? तो देयर आर टू थिंग्स लेफ्ट, पहला H2O2, दूसरा वाटर। क्लियर है क्या? वाटर में भी सिर्फ क्या है, हार्डनेस, और हार्डनेस वाली जो पार्ट है वो वाला पार्ट अपन ज्यादा बेहतर है कि फिजिकल वाली क्लास के अंदर डील कर लेंगे, क्योंकि मुझे उन बच्चों को जो त्रिपुरा वाले बच्चे हैं उनको भी सिखाना है, वो इस बैच में नहीं बैठते हैं। SRB वाले बैच में हार्डनेस ऑफ वाटर पूरा हो गया क्या? हाँ, तो मतलब वो हार्डनेस ऑफ वाटर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। नहीं ठीक है, नहीं पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, मेरा तो आपसे ये सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा तो। बस तो सिंपल हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे, अपनी जो नेक्स्ट क्लास आ रही है ना उसमें अपन H2O2 पढ़ेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं पढ़ेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर कब पढ़ेंगे अपन? मतलब तुम तो पढ़ चुके हो, और हम लोग पढ़ लेंगे फिजिकल की जो हमारी क्लास होती है ना उसमें पढ़ लेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी अगली क्लास के अंदर अपन H2O2 पूरा एक क्लास में स्टार्ट करके उसी क्लास में खत्म कर देंगे। तो आई नीड वन मोर लेक्चर फॉर दिस चैप्टर, हाइड्रोजन। ठीक है, आज अपन उसको नहीं पढ़ रहे क्योंकि मुझे लगता है कि उसको आज अपन स्टार्ट करेंगे तो फिर खत्म करने का कोई मतलब है नहीं, तो अपन नेक्स्ट रन के अंदर ही उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? ओके।